बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको रियल एनालिसिस बाय रॉबर्ट जी बार्टल की क्लास में वेलकम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 जो है इसको डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में मैं इस एक्सरसाइज के पहले 10 क्वेश्चन जो हैं वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन का सलूशन आपके सामने है, ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो कंट्रोल में रहे, इसलिए मैंने इसका सलूशन जो है वो यहाँ पहले लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा जा रहा है कि अगर ए और बी दो रियल नंबर हैं तो आपने प्रूफ करना है कि उनका सम जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो। अगर है सम ज़ीरो के इक्वल है तो आपने प्रूफ करना है कि बी जो है वो -1 के इक्वल है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर की जिनको आपने प्रूफ करना है। लेकिन इनको डायरेक्ट ऐसे नहीं कहेंगे कि आप ए को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया तो -a आ गया। आपने यहाँ पर चंद जो प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की उनको इस्तेमाल करते हुए प्रूफ करना है। अच्छा जी, गिवन इक्वेशन आपको दी हुई है a + b = 0। तो अब मुझे b = -a प्रूफ करना है। मैंने लिखा है कि a आपका रियल नंबर है, ये बात गिवन है यहाँ पर। अगर a रियल नंबर है तो फिर क्लियरली उसका जो हर रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स -a वो भी r में मौजूद होगा। आगे मैंने लिखा है बाय एडिंग -a ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1। इस 1 में आप दोनों तरफ -a को ऐड कर दें और यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस a के साथ मैंने -a को प्लस कर लिया और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी। इधर भी -a प्लस कर दिया। -a प्लस a ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, तो ये आंसर 0 आ जाएगा। 0 + b हो गया। और इधर 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी को अगर -a में ऐड करेंगे तो -a आ जाएगा। फिर दोबारा यहाँ पर 0 + b, इसका सबका आंसर जो है वो सिंपल b के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, तो b यहाँ पर -a के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट आपने प्रूव करना है कि माइनस टाइम -a इक्वल है पॉजिटिव a के। इसको आप इस तरह कंसीडर कर सकते हैं। मैंने कहा जी वी कैन राइट 0। आप जानते हैं कि 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं a + -a। अब आप सोच रहे हैं कि मुझे ये कैसे इसका आइडिया आ गया, तो आप इसको ऐसे करें कि अगर मैं आपको कहूँ कि इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को -a को अगर आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें इधर, ये वैसे एक आइडिया है, ठीक है। तो जब ये इधर आएगा तो आप लिखेंगे इस तरह, माइनस इस तरफ रह जाएगा 0। तो अब ये प्रूव करने के लिए अब ये सारी चीज़ बन जाएगी 0 के इक्वल। तो इसलिए मैंने यहाँ से इस चीज़ से ये आइडिया लिया है कि हम इसको सोल्व करेंगे। अच्छा, अब मैंने लिखा जी वी कैन राइट 0 = a + -a बाय यूजिंग पार्ट ए वी हैव। ए पार्ट को इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्ट ये इस तरह आ जाएगा। अब ए पार्ट में क्या आपने देखा है? ए पार्ट में आपने देखा था कि अगर कोई से दो रियल नंबर का सम 0 के इक्वल हो तो फिर उनमें से कोई एक b जो है वो बराबर होता है माइनस टाइम दूसरे नंबर के। तो आप यहाँ पर देखें कि ये भी दो रियल नंबर हैं जिनका सम 0 के इक्वल है, तो फिर इनमें से किसी एक को हम कह सकते हैं कि वो दूसरे का माइनस नेगेटिव टाइम है, ठीक है ना। तो ये आ गया, ए को मैंने कह दिया इसका नेगेटिव है, ठीक है ना। आगे आपने प्रूफ करना है कि -1 × a जो है वो -a के बराबर है। कंसीडर द एक्सप्रेशन, सेम वही आइडिया जो मैंने आपको बताया ऊपर, कि मैं अगर इस चीज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ तो ये इधर आ जाएगा a + -1 × a। अब ये माइनस जो इधर इस a के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो आप जानते हैं 1 है। तो इस एक्सप्रेशन से मैंने ये आइडिया लिया है, तो मैं इसलिए इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। कंसीडर द एक्सप्रेशन एंड यूजिंग द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लें, यहाँ से आप a कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। जब a कॉमन निकालेंगे तो अंदर आ जाएगा 1 + -1। अब 1 और -1 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। 0 को जब आप a से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 के इक्वल आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज, ये सारी चीज़ जो है ये सारी चीज़ 0 के इक्वल आ गई। नेक्स्ट बाय यूजिंग पार्ट ए को फिर इस्तेमाल करेंगे। पार्ट ए ने क्या कहा था कि अगर कोई से दो नंबर का सम 0 के इक्वल है तो उनमें से एक जो है वो दूसरे के माइनस के बराबर होगा। तो वो यही बात है कि यहाँ पर मैंने ये वाला नंबर ले लिया b के तौर पर, और b आ गया इक्वल टू माइनस टाइम a के इक्वल, सही है। आगे जी आपने प्रूफ करना है कि -1 × -1 + 1 के बराबर होता है। मैंने लिखा जी इसमें सिंपल आप रेफरेंस देंगे पार्ट सी का। पार्ट सी में अगर आप a की वैल्यू -1 पुट कर दें, अब पार्ट सी आपने क्या प्रूफ किया है? पार्ट सी में आपने ये प्रूफ किया अभी कि -1 × a के बराबर, यानी ये चीज़ है पार्ट सी। तो इसमें अगर आप a की जगह यहाँ पर -1 पुट कर दें दोनों तरफ, तो ये प्रूफ हो जाएगा। दोनों तरफ -1 पुट कर दें। ये वाला -1 तो पहले ऑलरेडी है उसमें, ये आ गया -1 और ये आ गया -1 × -1। अब अगली चीज़ नेक्स्ट बाय यूजिंग पार्ट बी।
पार्ट बी में आपने अभी देखा कि माइनस इंटू माइनस ए प्लस ए के बराबर होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस वन हो जाएगा ये सारा। ये आपने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने कहा जा रहा है कि प्रूफ करें जी अगर ए और बी रियल नंबर हैं तो माइनस टाइम ए प्लस बी जो है अगर माइनस ओपन कर दिया जाए तो ये होगा माइनस ए प्लस माइनस बी के बराबर। मैंने देखा जी वी सोल्व राइट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, ठीक है ना। वी सोल्व, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड मुझे लिखना चाहिए, वी सोल्व लेफ्ट हैंड साइड, इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 सी, क्वेश्चन नंबर 1 का सी अभी आपने पढ़ा है कि वो इस तरह था कि माइनस ए इक्वल है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस वन इंटू ए। तो इस सी पार्ट के मुताबिक ऐसे लिखिए माइनस ए प्लस बी इक्वल है माइनस वन इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा देते हैं, माइनस वन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, याद देंगे माइनस वन इंटू ए प्लस माइनस वन इंटू बी। फिर अगेन क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट को मैंने इस्तेमाल किया इसके लिए, माइनस वन इंटू ए किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर है, तो इसकी जगह आ गया माइनस ए, इसी तरह इसकी जगह आ गया माइनस बी। प्रूफ हो गया जी। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें प्रूफ करना है बी पार्ट में माइनस ए इंटू माइनस बी बराबर है ए इंटू बी के। तो यहाँ पर भी सेम वही आइडिया है, मैंने कहा कंसीडर दी एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को मैंने कंसीडर किया, कैसे कंसीडर किया आपको समझ आ गई होगी। मैं इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, इसको जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह माइनस ए इंटू बी, ठीक है। और ये आ गया जी आपके पास ये वाली जो वैल्यू पहले लिखी हुई है माइनस ए इंटू माइनस बी और प्लस ये। तो अब इस एक्सप्रेशन को सोल्व कर लेते हैं और इसके ऊपर हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूट लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम माइनस ए कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस ए कॉमन निकालेंगे यहाँ से और यहाँ से, अंदर आ जाएगा माइनस बी प्लस बी। माइनस बी प्लस बी आपके पास ज़ीरो है, ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये सारी की सारी चीज़ जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसने क्या बताया था आपको, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ने आपको बताया था कि अगर दो नंबर का सम जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो तो उनमें से एक नंबर बी को आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ द सेकंड। तो यहाँ पर मैंने बी ले लिया ये सारा, ठीक है। तो ये इक्वल होगा माइनस टाइम ऑफ द सेकंड नंबर, तो ये सेकंड नंबर आ गया इस तरह। अभी आपने रिजल्ट पढ़ा है कि माइनस इंटू माइनस ए बराबर होता है प्लस ए के, तो इस रिजल्ट के मुताबिक ये सारी चीज़ ए के बराबर आ गई, ये चीज़ आ गई। अल्टरनेटिवली आप इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, माइनस ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसको मैंने प्रूव करना, तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये ले ली। वी कैन राइट माइनस ए इंटू माइनस बी को आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस वन इंटू ए इंटू माइनस वन इंटू बी। नेक्स्ट बाय यूजिंग एसोसिएटिव एंड कॉमनटी प्रॉपर्टी ऑफ आर इंटर मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव इस्तेमाल करें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये वाले 3 नंबर को इस्तेमाल करेंगे पहले एक ब्रैकेट में माइनस वन इंटू ए, ठीक है, इंटू माइनस वन इंटू बी, ठीक है ना। अब उसके बाद आप ऐसा करें, इस पर लगा दें कॉमनटेटिव प्रॉपर्टी, तो इसको आप ऐसे लिख लेंगे माइनस वन इंटू माइनस वन। फिर दोबारा इसके ऊपर एसोसिएटिव लगाएंगे, ठीक है। तो अब ये सारा प्लस वन हो जाएगा आपके पास, तो ये इस तरीके से आ जाएगा सारी चीज़ आपके पास। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि वन ओवर माइनस ए बराबर है माइनस टाइम वन ओवर ए। वी कैन राइट, आप ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ए बराबर होता है माइनस वन इंटू ए के बराबर, और यहाँ से आप इनको दोनों को लेवल कर सकते हैं इस तरह। अब वन ओवर माइनस वन के बराबर है माइनस वन ओवर ए, ये दोबारा आप ऐसे इसको लिख सकते हो। डी पार्ट में है कि माइनस ए ओवर बी बराबर है माइनस ए ओवर बी के। वी कैन राइट, अब ये लेफ्ट हैंड साइड को मैंने कंसीडर किया, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस की जगह माइनस वन लिख दिया और ए इंटू वन ओवर बी आ गया। अब ये सारी चीज़ अभी आप ऊपर पढ़ के आए हैं, माइनस वन इंटू ए माइनस ए के बराबर है, माइनस ए को डंटी एलिमेंट वन से मल्टीप्लाई किया, माइनस ए ओवर बी आ गया। अल्टरनेटिवली अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूँगा। ये एक्सप्रेशन कैसे बनाई है, मैंने इस साइड इसको इस दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, ये आ गया माइनस ए प्लस माइनस ए ओवर बी, नहीं इसको नहीं किया, सॉरी इसको इस तरफ शिफ्ट किया, तो ये इधर आके प्लस हो गया प्लस ए ओवर बी। अब यहाँ पर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाता हूँ, पहले इसको लिख लिया माइनस ए इंटू वन ओवर बी, फिर ए इंटू वन ओवर बी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाया, वन ओवर बी कॉमन निकाल लिया, माइनस ए प्लस ए आ गया, वन ओवर बी ये सारी चीज़ जीरो के इक्वल है, जीरो इंटू वन ओवर बी ये जीरो आ गया। तो ये इसका मतलब सारी की सारी चीज़ जो है ये सारा सम जीरो के इक्वल आ गया बाई यूजिंग क्वेश्चन नंबर 1 ए। फिर वही बात है कि इनमें से एक नंबर दूसरे का माइनस टाइम हो जाएगा, तो मैंने लिखा ये वाला नंबर जो है इसका सेकंड का माइनस है माइनस टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 है जी 3 है, सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन जस्टिफाई ईच स्टेप बाय रेफरिंग टू एन अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी और थ्योरम। आपने कौन सी प्रॉपर्टी या थ्योरम इस्तेमाल किए हैं उनका रेफरेंस देते हुए आपने इनको क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक्चुअली इन क्वेश्चन का पर्पज़ आपसे ये नहीं है
ये क्वेश्चन। अच्छा जी, मैं बेटा आपको यहाँ पर बता रहा था कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का पर्पस सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है। एक्चुअली ऑथर आपसे देखना चाह रहा है कि आपको प्रॉपर्टीज़ का राइट यूज़ करना आता है या नहीं। तो कहते हैं जी कि आपने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और अपने जो स्टेप्स हैं उनको जस्टिफाई करना है। जिन प्रॉपर्टीज़ आप अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी या थ्योरम इस्तेमाल करते हैं उनको यहाँ पर रेफ़र करना आपने, उनका रेफरेंस देना है। तो कहते हैं जी ये 2x + 5 = 8 है। आप जानते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम 5 को ख़त्म करेंगे। तो 5 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 का एडिटिव इनवर्स दोनों तरफ ऐड कर दिया। इधर भी 5 का एडिटिव इनवर्स ऐड कर दिया, इधर भी 5 का एडिटिव इनवर्स ऐड कर दिया। अब 5 + -5 ये 0 हो जाएगा। 0 को जब आप 2x के साथ आप ऐड करेंगे तो वो आपके पास 2x ही आ जाएगा और 8 - 5 ये 3 आ जाएगा। अब x के साथ जो 2 है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, उसको दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1/2 × 2x, इधर आएगा -1/2 × 3, ये आ जाएगा -3/2 और यहाँ से ये कैंसिल होकर x = -3/2 आ जाएगा। कैंसिल तो नहीं कहना चाहिए, यानी कि आपस में इनका आंसर 1 आएगा। 1 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 × x, वो आपके पास सिंपल x आ जाएगा। आगे जी आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, x = 2x है। सबसे पहले मैंने 2x को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, बाद में यहाँ से x कॉमन ले लिया, ये आ गया x × x - 2 = 0। अब यहाँ पर हम एक थ्योरम 2.1.3 का इस्तेमाल करेंगे। वो थ्योरम ये कहता है कि अगर दो नंबरों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल हो तो दोनों में से एक ही बात हो सकती है, दैन आइदर या तो a0 है या b0 है। ठीक है, दोनों भी 0 हो जाए तब भी ये बात प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन है कि उनमें से कोई भी एक 0 हो जाए तब भी प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम पेपर में तो आप ज़ाहिर सी बात है थ्योरम 2.1.3 तो नहीं लिखेंगे, आप सिंपल ये कहेंगे बाय यूजिंग द थ्योरम विच सेज दैट। तो अब यहाँ से आपके पास ये जो प्रोडक्ट है इन दोनों का, एक मतलब आइदर x = 0 आ जाएगा और एक मतलब x - 2 = 0 आ जाएगा। यहाँ से जब x - 2 = 0 होगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो x की दो वैल्यूज आ गई 0 और 2। आगे बढ़ते हैं जी सी पार्ट में। सी पार्ट में आपको क्वेश्चन दी है x² - 1 = 3 बाई एडिंग -3 ऑन बोथ साइड्स। इसका इन्वर्स ऐड कर लिया दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा -1 + -3। इधर आपने ऐड किया, ये आ गया 3 + -3। अब ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं तो ये 0 आ जाएगा। ये और ये दोनों मिलकर 4 बन जाएगा, ये आ जाएगा x² - 4 = 0। इसके आपने फैक्टर बना लिए x - 2 × x + 2। फिर वही थ्योरम इस्तेमाल किया आपने, ये एक मरतबा इधर x + 2 = 0 आ जाएगा, ये x - 2 = 0 आ जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू -2 और +2 आ जाएगी। डी पार्ट में आपको फैक्टर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, इस पर सिर्फ आपने थ्योरम इस्तेमाल किया। थ्योरम ये कह रहा है कि इधर ये 0 हो जाएगा फिर या फिर x + 2 0 है। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि अगर a एक रियल नंबर है, सेटिस्फाइड कर रहा है इस कंडीशन को कि a × a का आंसर a के ही बराबर है, तो प्रूव डैट आइदर a = 0 है या a = 1 है। यानी कि रियल नंबर में सिर्फ दो ही नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर उसी के बराबर आ सकता है। ये देखें ना, ये क्वेश्चन क्या शो कर रही है कि a का स्क्वायर a के बराबर है। a² = a, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन a इज 0 और a इज 1। गिवन क्वेश्चन आपको दी है a × a = a, यहाँ से इसको लिख दिया मैंने a² = a। इस a को इस तरफ लाकर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया इसके -a = 0। यहाँ से आप a कॉमन निकाल लेते हैं, ये फिर वही चीज़ बन गई है, फैक्टर बन गए हैं। फैक्टर बनेंगे तो आप इस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। थ्योरम कहता है कि या तो आइदर a = 0 है या a = 1 है एज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि अगर a और b दो नॉन जीरो नंबर हैं तो आपने प्रूफ करना है कि 1/ab जो है वो इस तरह लिखा जा सकता है 1/a × 1/b। मैंने लिखा जी आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, ab × 1/ab। आप जानते हैं दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो अब a और b जो कि नॉन जीरो हैं तो ज़ाहिर सी बात है इन्फिनिटी वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, ये अनडिफाइंड नहीं होंगे। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 के बराबर आ जाएगा। थ्योरम 2.1.3a, पहले ऊपर b की बात की थी, थ्योरम 2.1.3a है यहाँ पर। ये थ्योरम कहता है कि अगर a एक नॉन जीरो नंबर हो और और a और b का प्रोडक्ट 1 के बराबर हो तो फिर आप लिख सकते हैं b जो है वो 1/a के बराबर है। तो यहाँ पर देखें a और b दोनों नॉन जीरो हैं तो ज़ाहिर सी बात है इनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो होगा। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 के बराबर है, तो इसका मतलब इनमें से कोई एक नंबर लिखा जा सकता है इस तरह 1/a। सो 1 एम्प्लाइज, मैंने इसको लिख लिया, इसको सेट कर लिया हमने एज अ b के तौर पर। तो ये आ गया b = 1/a। तो a ये सारा मेरा है, मतलब मैंने क्या किया है, सेट कर लेते हैं इसमें, सेट b = 1/ab एंड a = ab।
इन दिस फार्मूला। तो यहाँ पर ये बी की जगह आपने लिखा 1/AB और इक्वल टू 1/AB आ गया, बस बात ख़त्म हो गया। अगर मजीद से लिख सकते हैं 1/A इंटू बी, सेपरेट कर लें आप सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है यूज़ द आर्गूमेंट इन द प्रूफ ऑफ थ्योरम 2.1.4 टू शो दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर एज सच दैट एस स्क्वायर इज इक्वल टू 6। आपने प्रूफ ये करना है कि आपके पास कोई भी ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर जो है वो 6 के बराबर हो। अच्छा, हम ऑन दी कॉन्ट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक रैशनल नंबर एस पड़ा हुआ है सच डैट के एस जो है वो पी ओवर क्यू के बराबर है, और जो पी और क्यू है वो दोनों का जी सी डी 1 के बराबर है। ये जो ब्रैकेट है ये दिस रिप्रेजेंट जी सी डी। जी सी डी मीन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, यानी कि पी और क्यू अपनी लोवेस्ट फॉर्म में है। लाइक एस देखें आप, जैसे लिखते हैं 22/7, इनमें मजीद कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ कि 22/7 का जो जी सी डी है वो 1 के बराबर है। तो पी और क्यू अपनी लोवेस्ट फॉर्म में है, उनका जी सी डी 1 के बराबर है, और ये वो नंबर है एस जो कि इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पर एस की वैल्यू पी स्क्वायर और की स्क्वायर आपने पुट कर दी। यहाँ से पी स्क्वायर आ जाएगा 6 क्यू स्क्वायर, और 6 क्यू स्क्वायर को देख सकते हैं आप 2 × 3 × क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं आपके साथ दो केस डिस्कस कर रहा हूँ, आप पेपर में किसी एक केस को इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों केसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर आप 1 के ऊपर गौर करें तो ये सारी 1 जो है वो है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 क्यू स्क्वायर के बराबर। सही है। मैंने देखा जी 1 शोज डैट पी स्क्वायर जो है वो मल्टीपल है 2 का। ठीक है, क्यों मल्टीपल है 2 का? आप देखें जो राइट साइड है आपकी, 2 जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है 6 क्यू स्क्वायर को। ये जो वर्टिकल लाइन लगाई है मैंने शो करती है दिस शोज डिवाइड्स। तो 2 इसको डिवाइड कर रहा है 6 क्यू स्क्वायर का। अगर 2 इसको डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब 2 फिर जो है पी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को, बिकॉज पी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 क्यू स्क्वायर। अब अगर इसका मतलब पी स्क्वायर को एक नंबर 2 डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब पी स्क्वायर फिर एक इवन नंबर है। अगर पी स्क्वायर इवन है तो फिर पक्की बात है पी भी इवन होगा। ठीक है ना, किसी नंबर का स्क्वायर अगर इवन हो तो याद रखिएगा वो नंबर खुद इवन हो सकता है। तो मैंने लेट कर दिया पी जो है वो 2m के बराबर है, m मेरे पास एक इंटीजर है। पी की इस वैल्यू को आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दिया, यहाँ पर इधर आ गए। तो पी की जगह ये आप पुट करेंगे, याद आएगा 4m का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 क्यू स्क्वायर। दोनों तरफ कटिंग की आ गया 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। अब आप गौर करें कि 3 क्यू स्क्वायर के सामने ये जो वाला नंबर लिखा हुआ है ये एक इवन नंबर है, इसका मतलब 3 क्यू स्क्वायर एक इवन है। अगर 3 क्यू स्क्वायर इवन है तो फिर याद रखें सिर्फ क्यू स्क्वायर भी इवन होगा। आप चेक करके देख लें कि 3 क्यू स्क्वायर का मतलब है वो तमाम नंबर जो 3 के मल्टीपल हैं, यानी 3 के टेबल में आ रहे हैं। 3 के टेबल में आने वाले तमाम नंबर जो हैं वो अगर इवन हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो 7 वाला फैक्टर है ना क्यू स्क्वायर, ये पक्की बात है इवन है। आप कोई भी एग्जांपल लेकर इसे वेरीफाई कर सकते हैं। क्यू स्क्वायर इवन है तो फिर इसका मतलब क्यू खुद इवन है। दिस इंप्लाइज दैट बोथ पी एंड क्यू आर इवन। इसका मतलब है कि पी और क्यू दोनों इवन है। अब पी और क्यू दोनों इवन है तो इसका मतलब इनका जीसीडी जो है वो 2 के बराबर आ गया। लेकिन ये तो कंट्राडिक्ट कर गया है हमारी जम्पशन के साथ कि पी और क्यू जो है 1 के बराबर है। हमने तो सपोज किया था कि पी और क्यू के दरमियान कोई चीज़ कॉमन नहीं है, उनका जीसीडी 1 के बराबर है। हैंस आवर अजम्पशन दैट एस इज द रैशनल नंबर इज रॉन्ग, सो देयर इज अ नो रैशनल नंबर एज सच दैट ये इसको सेटिस्फाइड करता हो। अच्छा, अब यहाँ पर केस नंबर 2 में मैंने ये है कि यहाँ पर केस नंबर 1 में आपने देखा कि मैंने कहा पी स्क्वायर जो है वो मल्टीपल है 2 का। आप ये भी कह सकते हैं कि पी स्क्वायर 3 का भी तो मल्टीपल है ना, क्योंकि 6 के 2 फैक्टर हैं 2 और 3। तो इट मीन्स पी स्क्वायर जो है वो आल्सो मल्टीपल है 3 का। तो ये वाला केस जो है अगर आपके जहन में आ रहा तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। पेपर में आप वही केस कोई एक केस डिस्कस कर सकते हैं। 1 शोज दैट पी स्क्वायर इज द मल्टीपल ऑफ 3। अगर पी स्क्वायर 3 का मल्टीपल है तो फिर याद रखें पी भी 3 का मल्टीपल होगा। मतलब क्या है कि अगर पी स्क्वायर 3 का मल्टीपल होने से मुराद है कि 3 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 3 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फिर पक्की बात है 3 पी को डिवाइड करेगा। ठीक है ना, तो पी इज़ द मल्टीपल ऑफ 3। लेट कर लेते हैं पी जो है वो 3k के बराबर है, और के क्योंकि मल्टीपल है ना, 3 का मल्टीपल कैसे लिखते हैं 3k, और के क्या है एक इंटीजर है। पुट इन 1, इसको 1 में पुट कर देते हैं। 1 हमारे पास ये थी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर आप पी की जगह पुट कर देंगे 3k और वो बन जाएगा 9k² इज इक्वल टू 6 क्यू स्क्वायर। दोनों तरफ आप कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। अब इधर वाला नंबर ये जो सारा है ये आप देखें 3 के टेबल में आ रहा है, 3 का मल्टीपल है। अगर 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब 2 क्यू स्क्वायर जो है ना वो 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब है 2 क्यू स्क्वायर अगर 3 का मल्टीपल है तो याद रखें फिर क्यू स्क्वायर जो है ना वो 3 का मल्टीपल होगा। अगर क्यू स्क्वायर 3 का मल्टीपल है तो फिर क्यू 3 का मल्टीपल है। इस मरतबा आप चलेंगे तो हमें पता चलेगा दिस इंप्लाइज पी एंड क्यू बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3। इनके दरमियान आपके पास जी सी डी 3 के बराबर आ गया, इसका मतलब कॉमन फैक्टर 3 है।
फिर वही काम है कि डेट कंट्रैक्ट आवर अजम्पशन के इनका जीसीडी तो हमने माना था 1 के बराबर है, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो देयर इज नो रैशनल नंबर एज सच दैट एस के इज इक्वल टू 6। यू कैन कंसीडर ओनली वन केस फॉर योर सोल्यूशन। आप पेपर में कोई एक सोल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आगे इसका क्वेश्चन नंबर 7 है वो मैं करवा नहीं रहा, वो मैं यहाँ जस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वही क्वेश्चन है, मॉडिफाई द प्रूफ ऑफ थ्योरम 2.1.4 टू शो दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर टी सच दैट टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। आपने प्रूफ ये करना है कि कोई भी ऐसा रैशनल नंबर टी नहीं है जिसका स्क्वायर 3 के बराबर आए। और ये जो थ्योरम 2.1.4 है ये असल में वहाँ पर हमने प्रूफ करना होता है कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर जो है ना वो 2 के बराबर आ जाता है। कोई भी रैशनल नंबर ऐसा नहीं है। तो ये अब यहाँ पर ये आपने प्रूफ करना है कि कोई रैशनल नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर 3 के बराबर आ सकता है। तो ये बिल्कुल वही स्टेप्स हैं, ये आप देख लीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो आ रहे हैं। कहते हैं जी शो दैट इफ एक्स एंड वाई आर रैशनल देन एक्स प्लस वाई एंड एक्स वाई आर रैशनल नंबर। अगर एक्स और वाई रैशनल है तो साबित करें कि आप इनका सम और इनका प्रोडक्ट जो है वो भी रैशनल होगा। गिवन एक्स और वाई रैशनल नंबर हैं तो आप फिर जानते हैं कि एक्स को और वाई को हम पी और क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी और क्यू क्या होते हैं आप जाते हैं इंटीजर हैं, तो मैंने लेट कर लिया। सो देयर एग्जिस्ट P1 Q1 P2 Q2 आर द इंटीजर सच दैट एक्स कैन बी रिटन एज P1 ओवर Q1, जबकि डिनोमिनेटर नॉन जीरो है। इसी तरह वाई को लिख लिया P2 ओवर Q2, डिनोमिनेटर नॉन जीरो है। अब मुझे इनका सम निकालना है। सम निकालने के लिए ये एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ये वाई की वैल्यू पुट कर दी, दोनों का सम किया, एलसीएम ले लिया। ऊपर ये आपके पास P1 Q2 प्लस P2 Q1 ये आ जाएगा सम ऑफ इंटीजर्स, सम ऑफ प्रोडक्ट पहले आएगा, ठीक है। और किसका प्रोडक्ट है, इंटीजर का प्रोडक्ट, और नीचे भी प्रोडक्ट है इंटीजर का। आगे मैंने लिखा है एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर। आप दो इंटीजर को सम कर लें, वो एक जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर होगा। आप दो इंटीजर को मल्टीप्लाई कर लें, उनका जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जो ऊपर वाला है ये भी इंटीजर है सम, और ये नीचे वाला प्रोडक्ट भी इंटीजर है। तो मैंने क्या किया, नीचे वाले का नाम Q3 रख लिया और ऊपर वाले का नाम P3 रख लिया, ये सारा लिख दिया। तो अब आप देखें कि हमें प्रूफ ये करना था कि एक्स प्लस वाई जो है वो एक रैशनल है। रैशनल कब होगा, जैसे हमें जब इसे मैं पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखूंगा, और पी ओवर क्यू फॉर्म का मतलब है तो पी ओवर क्यू फॉर्म ये होनी चाहिए कि वो ऊपर नीचे इंटीजर होना चाहिए, और वो नीचे वाला नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो इसलिए है, Q3 देखें Q1 इंटू Q2 के बराबर है, और ना तो Q1 जीरो है ना Q2 जीरो है, तो ऑब्वियसली फिर Q3 भी नॉन जीरो ही होगा, सही है ना। तो इट मीन्स ये आपके पास है रैशनल फॉर्म, तो एक्स प्लस वाई एक रैशनल नंबर आ गया। आगे हम प्रूव करते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है ना वो भी रैशनल है। कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर भी प्रोडक्ट इंटीजर का, नीचे भी प्रोडक्ट इंटीजर का। एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज अगेन इंटीजर, लेट कर लेते हैं इस ऊपर वाले प्रोडक्ट का नाम पी है और नीचे वाले प्रोडक्ट का नाम क्यू है। तो ये आपके पास बन गई पी ओवर क्यू फॉर्म। तो एक्स वाई पी ओवर क्यू फॉर्म आ गई एक रैशनल नंबर, ये आपने प्रूफ करना था। नेक्स्ट इसका बी पार्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने प्रूफ ये करना है कि इफ़ एक्स एक रैशनल नंबर हो और वाई एक रैशनल नंबर हो, तो आपने प्रूफ करना है कि एक्स प्लस वाई जो होगा ना वही रैशनल नंबर होगा। इफ़ इन एडिशन अगर मज़ीद ये भी मान लिया जाए कि एक्स नॉन जीरो है, तो फिर प्रूफ करेंगे इनका प्रोडक्ट जो है ना वो भी इर्रेशनल है, यानी कि एक रैशनल प्लस इर्रेशनल, इन दोनों का जो सम आएगा वो एक इर्रेशनल नंबर आएगा। फिर इसके बाद एक रैशनल हो और एक इर्रेशनल हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए। लेकिन जिसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स कौन है, रैशनल है लेकिन नॉन जीरो है, ठीक है ना, ये दिस इज़ नॉन जीरो। इस मरतबा जो आंसर आएगा वो भी एक इर्रेशनल नंबर होगा, ये आपने प्रूफ करना। इसको हम कॉन्ट्रेरी प्रूफ करेंगे। वो सपोज ऑन द कॉन्ट्रेरी डैट एक्स प्लस वाई रैशनल नहीं, इर्रेशनल नहीं है, रैशनल है, और ये रैशनल नंबर है और पी के बराबर है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि अब इसका हर मरतबा हम आंसर पी ओवर क्यू लेट करें। मैंने कहा कि इसका आंसर एक रैशनल नंबर और तो रैशनल है, तो हम जस्ट कह रहे हैं कि वो पी है। अब एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी आ गया, यहाँ से मैं वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ, पी माइनस एक्स आ जाएगी। अब आप गौर करें, मैंने लिखा राइट हैंड साइड ऑफ वन इज़ द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल पी एंड एक्स। आपने ऊपर एक्स जो है वो गिवन है, रैशनल है, ये भी एक रैशनल है, दिस इज़ द रैशनल, दिस इज़ आल्सो रैशनल। रैशनल माइनस रैशनल क्या होगा जी, वो भी हमेशा रैशनल होता है। बट द लेफ्ट हैंड साइड पर आप गौर करें, वाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो अब ये तो कभी पॉसिबल नहीं है कि एज अ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल। एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। सो आवर अजम्पशन दैट एक्स प्लस वाई इज रैशनल इज रॉन्ग, ये बात गलत है कि जो हमने सपोज किया कि सम इनका रैशनल, ये बात गलत है।
Hence, x plus y is an irrational number. Next, we show that in case of x non-zero, product is also irrational number. To prove this, we again use contradiction. हम suppose कर लेते हैं कि x y जो product है ना ये rational है. Proof हम नहीं कर रहे हैं ये rational, लेकिन हम on the contrary proof कर रहे हैं कि ये rational है. अच्छा जी, मैं बेटा यहाँ पर बात कर रहा था, सॉरी यार माइक ज़रा ख़राब हो गया, इसलिए बार बार थोड़ी सी ज़रा कन्फ्यूजन हो रही है. सपोज कर लेते हैं कि एक्स वाई जो है ना वो रैशनल है और ये क्यू के बराबर है. क्यू कौन एक रैशनल नंबर है. अब एक्स आपके पास गिवन है कि वो नॉन ज़ीरो था. अब नॉन ज़ीरो है तो जाहिर सी बात है फिर इसका रेसिप्रोकल यानी इसका इन्वर्स जो है वो आर में एग्जिस्ट करेगा. एक्स का इन्वर्स 1/x एग्जिस्ट करेगा आर में. तो फिर यहाँ से इस इक्वेशन से मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया तो y की वैल्यू आ गई q/x के बराबर. एज q जो है और x ये दोनों रैशनल नंबर हैं और x नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब अनडिफाइंड वाला तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर रेज नहीं होता. सो हियर द कोशेंट ऑफ टू रैशनल नंबर इज अगेन अ रैशनल. ऊपर भी रैशनल नीचे भी रैशनल. आप जानते हैं दो रैशनल नंबर का जो कोशेंट है वो हमेशा रैशनल होता है. इसका मतलब y एक रैशनल नंबर आ गया. लेकिन बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट y इज एन इररेशनल नंबर. लेकिन ये कंट्राडिक्ट कर रही उस बात से कि y एक रैशनल नंबर का जो बात गिवन थी. हेंस आवर अजम्पशन दैट x y इज रैशनल इज रॉन्ग. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 9 है. आसान क्वेश्चन है. आपको एक सेट दिया हुआ है जिसमें इस तरह के फॉर्म के एलिमेंट्स पड़े हैं. s+t√2 STQ है ऐसे बिलोंग करता है. शो दैट आपने प्रूव करना है कि k जो है वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. अगर आप इसके कोई से दो एलिमेंट उठाते हैं k के तो आपने प्रूव करना है कि इनका सम भी k से बिलोंग करता है. यानी इन अदर वर्ड्स मैं कह सकता हूँ कि k जो है वो क्लोज अंडर एडिशन. ठीक है, ये किस चीज़ को शो करता है. दिस शोज दैट k इज क्लोज्ड अंडर एडिशन. इसी तरह x1 इंटू x2 ये शो करता है k इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है ना, यानी प्रोडक्ट और सम दोनों k में एग्जिस्ट करते हैं. अब मैं इसका सोल्यूशन नहीं. और दूसरा ये है कि अगर x नॉन ज़ीरो है तो फिर और x k से बिलोंग करता है तो आपने प्रूव करना है कि 1/x भी k से बिलोंग करता है. इसका सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. आसान करके ये है कि स्टेप मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया. मैंने पहले दो एलिमेंट उठा लिए k में से. अब k में से उठाएँ तो जाहिर सी बात है इसी फॉर्म के होंगे s+t√2 फॉर्म के. और x2 इस फॉर्म का आ जाएगा. दोनों का सम कर लिया तो आप दोबारा देखें ये आ जाएगा s1 + s2, ये आ जाएगा t1 + 2 t2²2. अब s1 + s2 जो है वो रैशनल है. दोनों रैशनल नंबर हैं s1 और s2. तो दोनों का सम एक रैशनल नंबर होगा. इसका नाम s3 रख लिया. इसी तरह t1 t2 ये भी रैशनल है, इनका सम t3 रख लिया. थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आसान क्वेश्चन आई होप आप कर लेंगे खुद ही. दोनों का सम आ गया s3 + t3√2. तो ये उसी फॉर्म का आ गया. एज आगे मैंने लिखा कि ये जो नंबर है s3 + t3√2 इज़ एन एलिमेंट ऑफ द फॉर्म. ये k के जो एलिमेंट है उनकी फॉर्म का एलिमेंट है. दिस इम्प्लाइज x1 + x2 का जो आंसर है यानी ये सारा ये k से बिलोंग करता है और इट मीन्स x1 + x2 k से बिलोंग करते हैं. इसी तरह ही अगर आप इनका प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, इनका मैंने प्रोडक्ट ले लिया, ये इसको मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे आप तो आप यहाँ पर ऐसे पहुँच जाएंगे. आगे आपने लिखना है कि अब ये सम है प्रोडक्ट है रैशनल नंबर का, यानी ये दो रैशनल का प्रोडक्ट है, ये दो रैशनल का प्रोडक्ट है. फिर आपने इनको सम कर लिया. एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल इज अगेन रैशनल. तो फ़र्ज़ कर लें इस सारे का नाम मैंने रख लिया S4 और इस सारे का नाम रख लिया T4. तो ये आपको k से बिलोंग कर गया. सिंपल सी बात है. अच्छा, पार्ट बी में आपने ये प्रूफ करना है कि अगर x नॉन ज़ीरो है और x k से बिलोंग करता है तो x जो होगा इस फॉर्म का होगा फिर s+t √2. आपने प्रूफ करना है कि 1/x भी इससे बिलोंग करता है. तो 1/x निकालने के लिए ये मेरे पास 1/x की वैल्यू ये सारी है s+t²2. रैशनलाइज़ कर लिया इसको मैंने. रैशनलाइज़ करने के बाद इसको आप नीचे a² - b² का फार्मूला लगा देंगे डिनोमिनेटर में और बाद में सेपरेट करेंगे. ये सारा इस फॉर्म का आ जाएगा. एज सम स्क्वेयर डिफरेंस कोशेंट ऑफ टू रैशनल नंबर इज अगेन रैशनल नंबर. सो लेट कर लेते हैं कि ये जो पहला पार्ट है इसका नाम s' है, वो भी रैशनल होगा. दूसरे का नाम t' है, ये भी एक रैशनल नंबर होगा. इसका मतलब आपका जो 1/x है वो इस फॉर्म का बन गया s' + 2√2 टाइम t'. ये k से बिलोंग करता है ये नंबर, ये वाला, क्योंकि k में सारे नंबर इस फॉर्म के हैं ना. इट मीन्स 1/x k से बिलोंग कर गया. आगे इनक्वालिटी का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर. कहते हैं अगर a b से स्मॉलर है और c जो है वो लेस देन और इक्वल है d से. आपने प्रूफ करना है कि a + c लेस देन होगा b + d से. ये बिल्कुल सिंपल ऐसे नज़र आ रहा है कि जैसे लेफ्ट में लेफ्ट साइड जमा कर दी और राइट में राइट साइड प्लस कर दिया आपने, लेकिन ऐसा नहीं है. थोड़ा सा यहाँ पर हम प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे. गिवन a <b है और c <= d है.
तो अब मुझे सबसे पहले आप गौर करें कि यहाँ पर मुझे ए प्लस सी चाहिए, तो क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर आप सी ऐड कर लेंगे इस इनक्वालिटी में, एडिंग सी ऑन बोथ साइड ऑफ 1, तो ए प्लस सी आ जाएगा लेस देन बी प्लस सी। अच्छा, अब ये बी प्लस सी आ गया, अब यहाँ पर सी है, तो मैं क्या करूँगा, ये मुझे बी प्लस सी लेके आना है यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा कि इस इनक्वालिटी 2 को इस्तेमाल करूँगा और उसमें बी ऐड कर दूँगा दोनों तरफ। नाउ एडिंग बी ऑन बोथ साइड ऑफ 2 वी हैव बी प्लस सी लेस देन और इक्वल टू बी प्लस डी। 3 और 4 को कंबाइन कर लेंगे, ए प्लस सी छोटा है इससे और ये छोटा है इससे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, यानी आप जानते हैं कि अगर ए छोटा हो बी से, बी छोटा हो सी से, तो हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि फिर ए सी से छोटा हो जाएगा। तो ए प्लस सी छोटा है बी प्लस सी से, बी प्लस सी स्मॉलर इक्वल है बी प्लस डी से, कंबाइनिंग 3 एंड 4 ए प्लस सी स्मॉलर हो जाएगा बी प्लस डी से। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर इक्वल का साइन क्यों नहीं लगाया। देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक 3 भाई हैं, ठीक है ना, 3 भाई हैं, एक सपोज ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। ए बी से छोटा है और बी और सी दोनों ट्विन्स हैं, ये दोनों ट्विन्स हैं, तो मुझे बताएं ए कभी सी के बराबर हो सकता है? ये दोनों तो बराबर हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों ट्विन्स हैं, लेकिन ए सी से कभी बराबर नहीं हो सकता, ए हमेशा सी से छोटा ही रहेगा, ठीक है कि नहीं। ए बी से छोटा है और बी और सी दोनों ट्विन्स हैं, तो इस सूरत में ए हमेशा सी से छोटा ही होगा। तो बिल्कुल सेम यहाँ पर सीन है कि ए, ये वाली पहला नंबर इससे छोटा है, जबकि ये दूसरा नंबर जो है वो इससे छोटा या बराबर हो सकता है। दोनों ट्विन्स वाला केस ले लेंगे आप, तो ये वाला नंबर कभी भी इसके बराबर नहीं आ सकता, ए प्लस सी हमेशा से छोटा ही रहेगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं, कहते हैं जी कि 0 लेस देन ए है, ए लेस देन बी है और 0 लेस देन और इक्वल टू सी है, सी लेस देन और इक्वल टू डी है। आपने प्रूफ ये करना है कि 0 लेस देन और इक्वल होगा ए सी के और ए सी लेस देन और इक्वल होगा बी डी से। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, तो अगर इस इक्वालिटी को देखें तो यहाँ से ये पता चलता है कि ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों ए 0 से बड़े हैं। और यहाँ से इस इक्वालिटी को देखें तो पता लगता है कि सी और डी दोनों नॉन नेगेटिव हैं, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अब मैंने अपनी पहली इक्वालिटी को कंसीडर कर लिया 0 लेस देन ए, ए लेस देन बी, तो मुझे यहाँ पर ए सी की ज़रूरत है, तो मल्टीप्लाई करेंगे सी से, सी जो कि पॉजिटिव है यहाँ पर, ठीक है ना, सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, पहले सिर्फ पॉजिटिव लेके चलते हैं, ग्रेटर देन 0। तो जब आप 0 पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वालिटी को, तो इक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, ये आ जाएगा 0 लेस देन ए सी लेस देन बी सी, ठीक हो गया। इन केस अगर सी 0 हो जाए तो फिर उस सूरत में ये ए सी और बी सी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी इन जिस केस ए सी और बी सी बराबर हो जाएंगे, किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के बराबर। तो इसको मैंने 2 कह दिया। नाउ कंसीडर सी लेस देन और इक्वल टू डी। अब मुझे यहाँ पर सी लेस देन इक्वल टू डी है, तो इसमें यहाँ पर लेके आना बी सी। आपने गौर करें कि मुझे प्रूव करना है वो ये है, ए सी लेस देन इक्वल है बी डी के, उसमें बी सी नहीं है, तो बी सी को एलिमिनेट करना है आपने। तो उसका मतलब बिल्कुल ऊपर वाले पहले पार्ट की तरह यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बी से मल्टीप्लाई करवा दूँगा, बी चूँकि पॉजिटिव है तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा, बी सी लेस देन रहेगा बी डी से। कंबाइनिंग 1 एंड 3, 1 2 एंड 3 तीनों को आप कंबाइन कर लेंगे, ये चीज़ 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर आएगा इक्वल का साइन, 0 लेस देन और इक्वल ए सी लेस देन इक्वल टू बी सी, और बी सी आगे से छोटा है बी डी से या बराबर है, ये आ गया। अब इसमें से बी सी को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ इससे छोटी है और आगे ये चीज़ इससे छोटी है, ये चीज़ आ गई, ठीक है जी। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो में थोड़ी सी आपको शायद प्रॉब्लम फेस करना पड़ी हो माइक की वजह से, तो उसके लिए मैं मालूम पाऊँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे वीडियो की क्वालिटी को भी अच्छा करने की। तो वीडियो चाहिए तो बाद में लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।